एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11 के फिजिक्स की जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट की है। इसके 3 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। मतलब एक्चुअली मैंने पार्ट 2 का ऑप्टिक्स अपलोड किया था। अभी मेरा चैप्टर 3 चल रहा है, मोशन इन अ प्लेन। इसके बस कुछ ही वीडियोस बाकी है, देन ये चैप्टर भी खत्म होगा। देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जब वीडियोस आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आपको मिले, जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। वीडियो को शेयर भी करते चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो। अगर टीचिंग समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा मोशन इन अ प्लेन का चल रहा है पार्ट नंबर 6। उसके ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि लास्ट लेक्चर से हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, मोशन इन अ 2 डायमेंशन। बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है इसकी बात की थी। मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब क्या? मान लो कोई व्हीकल होगा तो वो एक तो अलोंग एक्स एक्सिस चलेगा। व्हीकल होगा तो बस एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। उसके बाद और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस की कौन सी मोशन है? मान लो कोई पेंडुलम कोई बॉल मैंने लिया, उस बॉल को मैंने थ्रो किया, एयर में थ्रो करने के बाद वो अलोंग वाई एक्सिस चलेगा। तो कुछ मोशंस ऐसी होती है जो बस अलोंग एक्स एक्सिस चलती है, कुछ मोशंस ऐसी होती है जो अलोंग वाई एक्सिस चलती है। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक तो अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे चलने वाली जो मोशंस होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं मोशन इन 1D, राइट। और मोशन इन 2D का मतलब क्या? जैसे कि हमने देखा सचिन तेंदुलकर ने 6 हिट किया तो वो बॉल की जो मोशन रहेगी लाइक दिस, पैराबोलिक पाथ वो बनाएगी लाइक दिस। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है, वो कुछ वाई एक्सिस के अलोंग चलता है। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अभी जो मोशन देखने वाले हैं वो कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो भी एक 2D मोशन ही होती है, जो कि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस भी चलता है, अलोंग वाई एक्सिस भी चलता है। तो ये मोशन इन 2D में ही इंक्लूड होता है। तो बच्चों, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, मैंने आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले की है। ये क्या दिख रहा है सबको? दिस इज अ सोलर सिस्टम। मतलब सन यहाँ सेंटर में है और इस सन के अराउंड कुछ पार्टिकल दैट आर द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे? रिवॉल्व हो रहे लाइक दिस। तो वो कौन सी मोशन कर रहे हैं? दैट आर परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि कांस्टेंट स्पीड से चलते आ रहे, तो इनको कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये प्लैनेट्स है, मान लो ये एक प्लैनेट, ये सभी प्लैनेट्स जो कांस्टेंट अर्थ अराउंड द सन, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 1 दिन लगता है, और सन को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको टोटल 365 डेज लगते हैं ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की वजह से वो 365 डेज चलती है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे अर्थ का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसमें सेंटर कौन रहेगा? वो सन वहाँ पे सेंटर रहेगा। तो ऐसी मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको लिख के देने वाली हूँ। पेशेंस रखो, वीडियो हेडफोन लगा के बैठो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, हम लोग मेले में जाते हैं तो सब बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है जायंट व्हील में बैठने का। तो जायंट व्हील में बैठने के बाद हमें वहाँ पे जो मोशन मिलती है दैट इज़ आल्सो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो वो भी मोशन कौन सी होती है? दैट इज़ आल्सो द सर्कुलर मोशन। तो इन्हीं मोशन की आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बोलते बोलते बोला कि वहाँ पे एक फोर्स होता है विच इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, और ये एक फोर्स ही यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से पार्टिकल लीनियरली ना चलते हुए सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ।
कोई पार्टिकल होगा, मान लो वो ऐसे चलना चाहता है, एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे एक सेंटर है, ओके, इस सेंटर का वो पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स एक्ट हो रहा है, इस सेंटर का कंटिन्यूअसली फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अभी अगर मान लो कोई, आप एक एग्जांपल इमेजिन करो, देखो मैं क्या करती हूँ, एक मैंने थ्रेड लिया, मान लो उस थ्रेड को मैंने एक पार्टिकल टाई किया, स्टोन टाई किया मान लो उसके एंड पे, और उसको वो उसका एक एंड पकड़ के मैं उसको ऐसे रोटेट कर रही हूँ, है ना। तो मेरा हाथ जहाँ पे है वहाँ पे सेंटर बनेगा, और वो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। मान लो इसको मैं सडनली छोड़ दूँ बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ तो पार्टिकल ऐसे जाता है, राइट ना, इमेजिन करो। अगर मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ पार्टिकल नीचे जाता है, अगर मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ पार्टिकल ऊपर जाता है। इसका मतलब ये पार्टिकल को जाना लीनियरली ही है, इस पार्टिकल को लीनियरली जाना है, लेकिन ये पार्टिकल लीनियरली ना जाते हुए सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि सेंटर क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करके उसको खींचने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस पार्टिकल को जाना ऐसे है, अगर मैं छोड़ दूँ तो पार्टिकल ऐसा चला जाएगा, लेकिन ये सेंटर ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, और वो फोर्स की वजह से पार्टिकल ऐसा जाना चाहता था, लेकिन पार्टिकल ने क्या किया, उसका रास्ता मोड़ लिया, है ना। वापिस अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ती हूँ तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, पार्टिकल को जाना ऐसे है, लेकिन सेंटर क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इधर खींचा चला गया, और उसने वापस उसका पाथ चेंज किया, वापस इस डायरेक्शन में उसको ऐसे जाना है, बट वापस सेंटर उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसका पाथ ऐसे हो गया। ऐसे धीरे 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 हर एक पॉइंट पे वो पार्टिकल को जाना ऐसे है, बट सेंटर ने खींच लिया तो उसने उसका रास्ता मोड़ लिया। वापस इस पार्टिकल को जाना ऐसे है, लेकिन सेंटर ने उसको खींच लिया तो उसने उसका रास्ता मोड़ लिया। ऐसे धीरे 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 पार्टिकल को जाना लीनियरली है, बट सेंटर ने उसको खींच लिया और उसका पाथ चेंज कर दिया। आया समझ में? तो बच्चों ये सेंटर में खींचने वाला फोर्स कौन सा है, बोलो। सेंटर में खींचने वाला फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता होगा इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। एंड ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इट प्रोवाइड्स, ये उस पार्टिकल को प्रोवाइड करने का काम, इट प्रोवाइड्स अननेसेसरी centripetal acceleration. It provides a necessary centripetal acceleration called as centripetal force. और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म वर्ड, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट इसको यूनिफॉर्म वर्ड क्यों लगाया गया, देखो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, इसका मतलब क्या, ये सेंटर है, तो पार्टिकल का यहाँ का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का यहाँ का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का यहाँ का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का यहाँ का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। हर एक पॉइंट पे उस पार्टिकल का स्पीड सेम है, पार्टिकल स्पीड इज सेम एवरीवेयर, और स्पीड सेम होने की वजह से ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको यूनिफॉर्म, ये नाम हमने उसको दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी सभी पॉइंट्स में बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, तो नोटबुक एंड पेन लेके बैठे, पॉज करके खुद की नोट्स बनाते चले, और वही खुद की नोट्स आपके एग्जाम के वक्त काम आने वाली है। ये क्या हो गया बच्चों, व्हाट इज दिस? ओके अभी मैं आपको सब डिटेल में लिख के देती हूँ बच्चों। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सब लोग नोटबुक पेन लो और खुद अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, लिखो, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, motion of a particle performing नको, motion of a particle along the
along the circumference of a circle, motion of a particle along the circumference of a circle with constant speed, called as uniform circular motion, ओके इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन भी हमें देना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो पार्टिकल है ये कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है एवरीवेयर। लेकिन बच्चों क्या इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं। इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इस पॉइंट पे यहाँ है, इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे यहाँ, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पहला पॉइंट, चाहे तो ये पहला पॉइंट दो डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट लिखो, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी is constant but direction of velocity changes and it is tangential, ये क्या होती है? टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट होती है, इसको क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा। उसके बाद बच्चों इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहाँ रहेगा? दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। वो पार्टिकल हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट हो रहा है और वो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब वापस मैंने डायग्राम रफ कर दिया, यहाँ पे ये पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, ये उसका सेंटर है, तो ये उसका एक्सेलरेशन है। तो ये हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ, एक्सेलरेशन यहाँ, वेलोसिटी यहाँ, एक्सेलरेशन यहाँ। तो देखो हर एक पॉइंट पे ये क्या है? वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, हर एक पॉइंट पे वो क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड इट इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो हमेशा सेंटर की ओर रहेगा, हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगा। और तो और इसी को क्या कहा जाता है? आपको याद है मैंने बताया था, इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसका ही दूसरा नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। ये उसका दूसरा नाम है। तो वही पॉइंट मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, सब लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसको भी। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर, कभी कभी एक्सप्लेनेशन में ये पूछा जाता है तो एज इट इज लिख लो। एक्सेलरेशन of a particle is acted towards the center and along the radius and it is perpendicular to tangential velocity। टेंजेंशियल वेलोसिटी को ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ये हो गया, दिस इज अबाउट वेलोसिटी
एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेसेसरी सेंट्रीपिटल, necessary centripetal acceleration, ओके। एंड देन हम लोग लिखेंगे उसके एग्जाम्पल्स 5th पॉइंट में। एग्जाम्पल कौन से है देखो। पहला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन, ओके। सेकेंड पॉइंट है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओके डन। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या है। ये हो गया अपना, है ना। अब बात करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है देखो। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ यूसीएम मतलब क्या? मान लो पार्टिकल को यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो वापिस यहाँ पे जब आएगा, मतलब यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लो ये मैंने यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, ओके। यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे, तो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगा? एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा सर्कल घूमने के लिए हमें कितना टाइम लगा? उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग देखो। पहले तो इसके डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड to complete one revolution, called as time period of revolution। और ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी से, ओके। और ये टी की डेफिनेशन हो गई। इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा अभी। टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला हम लोग वेलोसिटी के फॉर्मूले से बनाएंगे बच्चों। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम डिस्टेंस बोलेंगे। स्पीड मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। हम इसको स्पीड ही बोलते हैं वेलोसिटी के बजाय। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मतलब v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, डिस्टेंस कौन सा बच्चों, डिस्टेंस कितना कवर किया है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, वो हमें चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, पूरा एक रिवॉल्यूशन के बाद, इन वन रिवॉल्यूशन, एक सेकेंड ना, इसको यहाँ से हटाती हूँ, यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं, इन वन रिवॉल्यूशन। और इसी को डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? टी, ओके। टाइम, मुझे टाइम चाहिए तो मैं टाइम को इधर शिफ्ट करती हूँ, टाइम पीरियड चाहिए ना। और टाइम इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या बनेगा? v बनेगा। वापस वही डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का v। तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा है बच्चों? डिस्टेंस मतलब यहाँ पे पूरा सर्कल आएगा, दैट मीन्स सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो v टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना है यहाँ पे? 2 पाई r, मतलब ये बनेगा 2 पाई r डिवाइड बाय v, ओके। तो ये मुझे मिलता है किसका? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, 2 पाई r अपॉन v। यहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, v है वेलोसिटी ऑफ द सर्कल। इससे v का भी क्या फॉर्मूला बनेगा? v इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई r अपॉन t।
तो आप चाहे v का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आगे अभी मुझे यूज़ करना है इस फॉर्मूले को, है ना। तो इसको भी हम लोग SI यूनिट तो इसका सेकेंड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद क्या है देखो, एंगुलर स्पीड। अभी एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो बच्चों, कोई भी पार्टिकल जब लीनियरली चलता है, मतलब मान लो एक पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो 1 सेकेंड में यहाँ तक गया, 2 सेकेंड में यहाँ तक गया, 3 सेकेंड में यहाँ तक गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब पार्टिकल जब ऐसे रोटेट हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे एंगल चेंज करेगा। मतलब इनिशियली वो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, रेडियस वेक्टर। मतलब जो वेक्टर क्या कर रहा है, रेडियस के अलॉन्ग है और उसको चेंज करने का, एंगल चेंज करने का काम कर रहा है, उसको रेडियस वेक्टर कहा जाता है। तो इनिशियली रेडियस वेक्टर 0 पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। रेडियस वेक्टर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सेंटर के यहाँ पे कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है। देखो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा था, ये एंगल चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा था, ये एंगल चेंज कर रहा है। तो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर, W के जैसा होता है, उसको ग्रीक लेटर कहा जाता है ओमेगा। तो ओमेगा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वैसे ये क्या चेंज कर रहा है, एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंगल अपॉन टाइम। मतलब एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे, एंगल अपॉन टाइम। ये मुझे क्या मिलेगा, दिस इज एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो अभी मैं इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, ये सब कुछ यहाँ पे लिख के देती हूँ। सब लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे। हम लोग रिलेशन भी देखेंगे, V का एंड ओमेगा का रिलेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है द एंगल ट्रेस्ड बाय अ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंगल ट्रेस्ड बाय radius vector with time called as angular speed. Angle traced by a radius vector with time called as angular speed. मतलब यहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या आएगा, देखो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू एंगल कितना है थीटा, टाइम कितना है टी, तो थीटा अपॉन टी, ये फॉर्मूला बनेगा। और एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट होगा तो एंगल कितना होगा, फॉर एंटायर सर्कल, फॉर वन रिवोल्यूशन, बोलो फॉर वन रिवोल्यूशन एंगल कितना बनेगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई डिवाइड बाय टी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ना इसका रिलेशन, ये देखो, ये बच्चों ये फॉर्मूला याद रखो। हाँ, ये फॉर्मूला के ऊपर है ना एक नीट का क्वेश्चन में लेने वाली हूँ, तो ये फॉर्मूला याद रखो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। अब यहाँ पे है ना मैं इसका ओमेगा का एंड लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 2 पाई बाई टी। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, आर से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड आर से डिवाइड भी करती हूँ। आर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो मीनिंग चेंज नहीं होगा और हमारा काम भी होगा। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखती हूँ, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, और ये जो आर है इसको मैं नीचे डिवाइड करती हूँ। तो ये किसका फॉर्मूला मिला बच्चों, देखो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, 2 पाई आर अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे मैं v पुट कर सकती हूँ। v इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय आर, और इससे v मुझे क्या मिलेगा, इससे v मुझे मिलेगा r इंटू ओमेगा। ठीक है,
तो ये मेरा फाइनल फार्मूला v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद है ना हम लोग एक डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग वो डेरिवेशन देखेंगे। देखो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पार्टिकल लेने वाले हैं जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस पार्टिकल का हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डेरिवेटिव भी यूज़ किया है। डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो मैथमेटिकल मेथड का डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने डेरिवेटिव बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके कुछ फार्मूलेज भी मैंने बताए हैं। तो वो डेरिवेटिव के फार्मूले मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगी, वैसे उसको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, तो बच्चों देखो ये एक्सप्रेशन स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे ना एक पार्टिकल लेने वाली हूँ जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो उस पार्टिकल का पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके देन हम लोग उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, वेरी सिंपल। देखो ध्यान दो इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सर्कल लेती हूँ, ये सर्कल के अलॉन्ग एक पार्टिकल है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे है ना एक एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड सर्कल जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं ना, वैसा ही मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल मैंने लिया, वो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो पार्टिकल यहाँ तक गया। तो यहाँ तक जाने के बाद उसने मान लो कुछ एंगल यहाँ पे कवर किया, थीटा जितना एंगल कवर किया। ठीक है, वो ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट ये है, तो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, पी पॉइंट तक गया। मान लो पी पॉइंट पे उसने कुछ एंगल कवर किया, रेडियस वेक्टर ने एंगल थीटा जितना उसको कवर किया। ठीक है, अब देखो इस पार्टिकल की ये क्या हो गई, आर बार, मतलब ये उसका रेडियस वेक्टर हो गया। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस पार्टिकल के कुछ कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ। मान लो मैंने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इस पार्टिकल के लिए। इस एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा। इस एक्स एंड वाई का मतलब होता है ये पार्टिकल का जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ का, इसके यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, वाई। तो ये पार्टिकल का ये डिस्टेंस वाई रहेगा और ये एक्स का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, एक्स रहेगा। ऐसे उसका मीनिंग है, समझ में आया। इसका मतलब ये इसका डिस्टेंस वाई है तो ये भी कितना होगा, वाई जितना डिस्टेंस होगा। मान लो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ मैंने किए हैं इसको मैं एम नाम दे देती हूँ। आया समझ में। तो बच्चों अभी ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसी को आपको अभी आपके अपनी ओन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, कंसीडर अ पार्टिकल P परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन विच डिरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन। ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे रोटेट होता है, ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज होगा, इसका अपोजिट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट, सपोज आर बार क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बोले चलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, जिसको हम लोग रेडियस वेक्टर भी बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, है ना, फ्रॉम द सेंटर। और इसी को हम लोग, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, रेडियस वेक्टर कहा जाता है। ओके, सपोज थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द
एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर, एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर। ऐसे ही डेरिवेशन एग्जाम में लिखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट करो, ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एंगल मेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर, इसके ऊपर फॉर्मूला भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, एट द सेंटर। ओके, उसके बाद देखो अभी जो ये पार्टिकल ने जो आर बार जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको हमें क्या करना है, रेडियस वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, ये अलोंग एक्स कितना चला एक्स, उसको हम आई कैप लगा देंगे, अलोंग वाई कितना चला वाई, तो उसको हम जे कैप लगा देंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज। अभी यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, एक्सप्लेनेशन और अपनी लैंग्वेज में क्या लिखना है लिख दो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब यहाँ से आपका बहुत एक्यूरेट चेकिंग होगा, तो इसके आगे का एकदम बराबर लिखना है। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, सॉन्ग मत लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है कि मैं एग्जाम में देखती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ना पेपर में वहाँ पे सॉन्ग भी लिख के रखते हैं, तो ऐसा कभी मत करो, वहाँ पे आपके मार्क्स कम होंगे, तो ऐसे नहीं करना है। अपनी लैंग्वेज में जो हमें आएगा वो हमें एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज क्या होगा, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, ये हमारा फॉर्मूला, मतलब ये आर बार है, वो अलोंग एक्स एक्सिस कितना चला एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस कितना चला वाई जे कैप, है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ आई एंड जे, यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या करना है पता है क्या, ये एक्स एंड वाई की मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो इसकी वैल्यूज़ देखो क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला ओ पी एम, कंसीडर ट्राइंगल। फोर्थ पॉइंट, कंसीडर ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी एम क्या है इसका, सो का टोवा वाला फॉर्मूला यूज कर दो, सो का टोवा, हमें बस सो एंड का ही लगेगा। सो का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, सो मतलब क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस, एंड का मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस, एंड टोआ मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लेती हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, थीटा की अपोजिट साइड है y, और इसका हाइपोटेनिस है r, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y डिवाइड बाय r। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r साइन थीटा, राइट, ये मुझे y मिला। सिमिलरली मैं निकालूंगी cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाय r, मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा x अपॉन r। x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, r cos थीटा, ठीक है। ये मुझे फॉर्मूलेज मिलते हैं x एंड y के। अब इनका यूज़ करके मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूलेज है ये मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ r बार की जगह पे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा देखो, नाउ देयरफॉर r बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, r x क्या है, r cos थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप, ये मुझे मिला r बार, ठीक है। बच्चों अभी थीटा की वैल्यू भी मुझे निकालनी है, इसके लिए मैं ओमेगा का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू मुझे मिलेगा ओमेगा इंटू टी, है ना। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं ओमेगा टी पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, r बार इज इक्वल टू r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप, ओके। ये मुझे मिला r बार। अभी इसका यूज़ करके, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूज़ करके मैं वेलोसिटी निकालूंगी, इसी का यूज़ करके मैं एक्सेलरेशन निकालूंगी, और वही मेरा क्या रहेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेट मी चेक द कैमरा आल्सो, either it is working properly or not, I should check it also. Yes, it is working properly। तो इसका यूज करके अभी हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ही लिख लेती हूँ वेलोसिटी, ये फोर्थ पॉइंट था ना, अभी मैं फिफ्थ पॉइंट लेती हूँ। आर बार का यूज करके वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज क्या आएगी,
वी बार इज इक्वल टू डी आर बार डिवाइड बाय डी टी। ओके, तो वी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी बाई डी टी इंटू आर बार। आर बार कितना है यहाँ पे, आर कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। ये मुझे क्या मिलता है, वी बार। अभी तक रुको, अभी मैंने बस फॉर्मूला पुट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बाकी है। तो कॉस और साइन का डेरिवेटिव सोच के रखो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ इसको, है ना। एक एक्स्ट्रा पेज मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं इसको चेंज कर रही हूँ बच्चों, मुझे ये स्लाइड नहीं, मुझे दूसरी स्लाइड पसंद है। मुझे ना ये बैकग्राउंड पसंद है, सबसे बहुत फ्रेश लगता है इस बैकग्राउंड से, मुझे यही ज़्यादा पसंद है। ये फ्लावर्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे मैम क्या टाइम पास चल रहा है आपका, लेक्चर लो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, ख़त्म करो सिलेबस। तो इसको मैं वापस लिखती हूँ, वहाँ पे सिलेबस ख़त्म करना है, कम ऑन। तो चलो क्या है हमारा वी बार इज इक्वल टू है डी बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। डी बाई डी टी क्या है बच्चों, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब तो यहाँ से मैं आर बाहर निकाल लेती हूँ। वी बार इज इक्वल टू आर इंटू डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर बाहर निकालो, डी बाई डी टी, दोनों को मैंने डिफ्रेंशिएट करना है, साइन ओमेगा टी जे कैप। अब बच्चों देखो, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, है ना। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, ओके, एंड साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस प्लस कॉस। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वी बार इज इक्वल टू आर एज इट इज रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चों ये सिंगल ओमेगा टी नहीं है, सिंगल टी नहीं है, उसके साथ ओमेगा लगा है, तो मुझे उस टर्म को वापस डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये डेरिवेटिव का रूल है, जिसका मैथ्स है उसको पता होगा। तो ये कॉस का डेरिवेटिव लिया, अब मुझे इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेना है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव वापस मुझे लेना पड़ेगा डी बाई डी टी ओमेगा टी इंटू आई कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आर तो एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी एंड वापस मुझे वही सेम डी बाई डी टी ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विच इज जे कैप के साथ। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, टी का डेरिवेटिव आएगा 1, क्योंकि नीचे भी टी है ना, तो टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी डी टी देखो ऐसे आएगा। वी बार में माइनस साइन आगे ले लेती हूँ, आर इंटू ये साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ओमेगा बाहर चला आएगा और डी टी बाई डी टी आएगा, डी टी बाई डी टी, ओमेगा बाहर निकाला, डी टी बाई डी टी आया आई कैप। एक्चुअली डेरिवेटिव का आपका फर्स्ट ही डेरिवेशन है ना, डेरिवेटिव का यूज़ करके। तो ये सीख लो बच्चों, बार बार आने वाला है फिजिक्स में, बहुत जगह पे डेरिवेटिव यूज़ होगा, बहुत जगह पे इंटीग्रेशन यूज़ होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। बस इतना याद, अगर यहाँ सिंगल टी होता ना बच्चों, तो डायरेक्टली डी टी बाई डी टी 1 बन जाता, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ओमेगा के साथ है, इसलिए मुझे वापस उसको डेरिवेटिव लेना पड़ा। तो क्या बना ये, आर इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी आई कैप प्लस सेम यहाँ पे आएगा आर इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा वापस कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, डी टी बाई डी टी आएगा इंटू जे कैप। ओके, तो यहाँ डी टी का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये टर्म यहाँ चली गई, ये टर्म यहाँ चली गई, 1 आ गया मतलब उसकी जगह पे। तो वी बार मुझे क्या मिला देखो, माइनस आर ओमेगा, ये ओमेगा मैंने आगे ले लिया, साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ओके, ये मुझे मिलता है वी बार। देखो ये मुझे क्या मिला, वी बार। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। अभी अगर धीरे धीरे मैं आपके इस चैनल पे अपलोड करने ही वाली हूँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस वगैरह, आपके लिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करके दूंगी बच्चों, बस पढ़ाई करो।
इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं लेने वाली हूँ, जेई नीट सीईटी के क्वेश्चंस लूँगी, मैं ज़रूर लूँगी। और है चैनल पे अगर आप देखोगे ना, क्रैश कोर्स लिया है मैंने, सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे मिला वेलोसिटी, दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अब इसी का यूज करके एक्सेलरेशन भी, हमारा मेन एम कौन है, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड, चेन है ये, आर बार, वी बार एंड ए बार, है ना। तो वेलोसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है एंड एक्सेलरेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी तक ये स्टेप कंप्लीट किया, अब मेरा एक्सेलरेशन बाकी है, जो हमारा आज का एक्सप्रेशन है, तो वही मुझे निकालना है। तो देखो अब मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालूंगी, तो कैसे आएगा देखो, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी of particle performing uniform circular motion, ओके। ये मिला वेलोसिटी। बच्चों अभी मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगी, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूँगी। जैसे मैंने v में r को डिफरेंशिएट किया था, वैसे अभी मैं a में v को डिफरेंशिएट करूँगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कितने नंबर का पॉइंट चल रहा है बच्चों, ये कितने नंबर का था, 5 नंबर का, अभी मेरा 6 नंबर का पॉइंट है। तो 6 पॉइंट क्या है देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज, क्या होगा देखो, a बार इज इक्वल टू dv बार बाय dt, a बार इज इक्वल टू dv बार बाय dt। यहाँ v क्या है देखो, a बार इज इक्वल टू d बाई dt, v क्या है, v का ये फॉर्मूला अभी वहाँ पे पुट कर दो, क्या है, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू जे कैप, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वापस, वैसे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। a बार इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, यहाँ कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो d बाई डी टी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव, वापस मैं यहीं पे ले लेती हूँ बच्चों, वापस ओमेगा टी का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, उसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, एक मिनट वैसे ही लिखती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, d बाई डी टी इंटू ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस, सेम इस टर्म के लिए हम लोग करेंगे आर ओमेगा इंटू डी बाई डी टी साइन कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी इंटू जे कैप, ओके। अब इसको वापस डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आएगा देखो, a बार इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, यहाँ पे एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव, बस ओमेगा रहेगा, टी का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ओमेगा टी का टोटल का डेरिवेटिव 1 आएगा इंटू आई कैप प्लस, यहाँ पे वापस आर ओमेगा एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा इंटू जे कैप, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये मैं दूसरी स्लाइड पे लेती हूँ वापस, देखो तो यहाँ पे क्या है देखो, माइनस, ये टर्म मैं उधर लिख लेती हूँ, माइनस आर ओमेगा, ये देखो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस यहाँ पे माइनस बनेगा, तो क्या बनेगा देखो, a बार इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी आई कैप एज इट इज लिखा, कॉस ओमेगा टी आई कैप, सेम माइनस मैंने आगे लिया, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, ओके। ये मुझे किसका फॉर्मूला मिल रहा है, एक्सेलरेशन का, बट अभी तक मुझे फॉर्मूला फाइनल नहीं मिला। अब इसमें से मैं क्या करूँगी, इसमें से देखो, इसमें से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ, a बार इज इक्वल टू माइनस, माइनस के साथ कॉमन निकालती हूँ, ओमेगा जो है माइनस के साथ कॉमन निकालती हूँ, a बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, यहाँ r और कॉस ओमेगा टी, r कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप
माइनस बाहर चला गया तो प्लस आर बाकी है, ओमेगा स्क्वायर बाहर गया और बाकी क्या है साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। बच्चों सोचो ज़रा, ये किसका फॉर्मूला है? ये देखो, ये किसका फॉर्मूला है? इनिशियली मैंने किसका फॉर्मूला डिराइव किया था? ये आर बार का। ये देखो आर बार का फॉर्मूला है, ये आर बार का है। देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जी कैप। तो इसकी जगह पे मैं आर बार लगा सकती हूँ, डेफिनेटली लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। तो बच्चों ये हमें मिलता है, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है, इसलिए इसको माइनस साइन लगा है। क्यों वो भी बताती हूँ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो इसको माइनस साइन क्यों लगा है बताती हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ पे होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसको मैं ए आर बोलूँगी या ए सी भी बोला तो भी चलता है, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमेशा कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। एंड रेडियस को हम सेंटर से मेजर करेंगे ना, इधर सेंटर से इधर जाएंगे, वहाँ से सेंटर की तरफ नहीं ना, सेंटर से आप बाहर की तरफ जाओगे। तो रेडियस इधर जा रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, तो इसकी वजह से इसको माइनस साइन है, तो इसको हम ए सी से भी डिनोट करते हैं। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration and radius vector is opposite. ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये यहाँ पे रीजन है निगेटिव साइन का। तो बच्चों ये हमें फॉर्मूला मिला किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसका स्केलर फॉर्म भी लिख लो। स्केलर फॉर्म देखो क्या आएगा, इरेजर नहीं, हाँ स्केलर फॉर्म माइनस साइन निकल जाएगा, डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं ना, हमें बस वैल्यू से मतलब है स्केलर में। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर, दैट्स इट। ये उसका स्केलर फॉर्म, इसको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहाँ पे अभी हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर का पॉइंट है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स F बार इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए बार। तो ए बार क्या है? पुट कर दो, F बार इज इक्वल टू m इंटू माइनस आएगा ओमेगा स्क्वायर आर बार, है ना। ये उसका स्केलर फॉर्म है, माइनस लग गया मतलब ये क्या है? इसका स्केलर फॉर्म। अब इसी से हम लोग इसका माइनस लग गया मतलब वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, इट इज अ वेक्टर फॉर्म। अब इसी से हम लोग क्या लिखेंगे? इसका स्केलर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। नाउ इन स्केलर फॉर्म ये क्या बनेगा? देखो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बना इसका, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओमेगा की जगह पे v बाय आर पुट कर दो, जो अभी हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले। तो क्या बनेगा? F इज इक्वल टू एम आर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जगह पे मैंने ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन आर, है ना। इसकी जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा? v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल होगा, तो मुझे f का और एक फॉर्मूला मिलता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको है ना रट लो, नींद में भी कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ तो आप जल्दी से बताते आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये, और एक मिल सकता है। देखो क्या मिल सकता है, और क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ? देखो सोचो ज़रा सोचो,
एक काम करते हैं, आर को रिप्लेस कर देते हैं। आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो आर इज इक्वल टू बनेगा वी डिवाइड बाई ओमेगा, है ना। मैं रिप्लेस कर देती हूँ, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी डिवाइड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एक ओमेगा कैंसिल होगा और क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम वी ओमेगा। देखो बच्चों कितने फॉर्म्स बन गए इसके, है ना। अगर आपको v पता है, ओमेगा पता है, m पता है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपको r पता है, ओमेगा पता है, m पता है, तो ये वाला यूज़ करो। अगर आपको m पता है, v पता है, r पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। तीन तीन फॉर्म्स बन गए अलग अलग, ऐसे ट्विस्ट करते आना चाहिए फॉर्मूलेज को अलग अलग फॉर्म में। आपको वो कौन सा भी फॉर्मूला पूछे ना, तुरंत आपको यूज़ करके उसको सॉल्व करते आना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखो स्टार्टिंग से मैं बताती, पहले आप सब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको है ना अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से कॉपी करना है। सब लोग अपनी नोटबुक बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से कॉपी करेंगे। मैं तो चेक करने के लिए हूँ नहीं, बट आप लोग ही खुद को डिसिप्लिन लगा दो। खुद को जितना ज़्यादा डिसिप्लिन लगाओगे लाइफ में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगे, गारंटी के साथ कहती हूँ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर कर दिया हमने, है ना। अब मैं इससे रिलेटेड है ना कुछ न्यूमेरिकल्स लेती हूँ ताकि आपको और भी आसानी से ये टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, मैंने बोर्ड पे डिस्प्ले किया है। सब लोग इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए आसान टॉपिक लगेगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। A car move in a circle at the constant speed of 50 मीटर पर सेकेंड। गिवन पहले लिख लेते हैं। देखो स्पीड दिया है, गिवन कितना दिया है, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। देन एंड कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। तो टाइम कितना दिया है, 40 सेकेंड्स। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों हमारा ए का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। अभी लेकिन यहाँ पे आपको ओमेगा नहीं दिख रहा, कहीं पे भी आर भी नहीं दिख रहा, तो मैं इसको फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। देखो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओमेगा की वैल्यू में पुट करती हूँ वी अपॉन आर, जो हमने इसके पहले डिराइव की थी। वी अपॉन आर मैंने पुट किया, उसका स्क्वायर लिया और यहाँ पे आर आएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर यहाँ पे कैंसिल होगा और हमें मिलता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। लेकिन ये मेरा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास आर नहीं है। तो आर मुझे पहले निकालना होगा, किसका यूज़ करके, वी का यूज़ करके, टी का यूज़ करके। तो वी एंड टी का यूज़ करके आर कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो एक सर्कल में वो सर्कमफरेंस कंप्लीट करेगा, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला एस आएगा। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। तो इससे मुझे t की वैल्यू r की वैल्यू मिल जाएगी। तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t को इधर शिफ्ट करो, v इंटू टी बनेगा, 2 पाई को इधर शिफ्ट करो, इस साइड जाके डिवाइड होगा। तो मुझे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। v कितना है 50, t कितना है 40, डिवाइड बाई ये 2 इंटू पाई को एज इट इज रहने दो, बाद में पुट करेंगे। तो ये बनेगा 220 ज़ा और r इज इक्वल टू मिलेगा 5 टू ज़ा 10, मतलब ये 1000 मिलता है मुझे, ये 1000 मिलेगा, डिवाइड बाय पाई को मैं एज इट इज रखती हूँ। अब ये r एंड v दोनों मुझे पता है, इसके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर दो और इसको सॉल्व करो। ऑब्वियसली ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कार ऐसे सर्कुलर पाथ का परफॉर्म करिए टूवर्ड्स द सेंटर, इसका कौन सा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 50, 50 का स्क्वायर लिखने के बजाय मैं 50 इंटू 50 कर देती हूँ, कैलकुलेशन आसान करते चलो। और ये बनेगा 1000 डिवाइड बाय पाई, पाई को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मिलेगा 50 इंटू 50 इंटू पाई, पाई ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 1000। अब देखो
0 0 0 0 कैंसल, 5 2 ज़ा 10 और ये बनेगा 5 2 ज़ा 10 किया 2.5 है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मिलेगा 2.5 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो 2.5 इंटू 3.14 और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 7.85। इसका आंसर क्या आएगा 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स अ रियली वेरी इजी क्वेश्चन है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पहले तो मैं बोलूँगी आप सभी क्वेश्चन से ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करते चलो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उतने ज़्यादा टॉपिक आपको इजी लगने लगेंगे। और फिजिक्स में है ना बच्चों, रटना मना है, ये स्लोगन याद कर लो और हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे उतना आपको आसान लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट। ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड। देखो गिवन, पहले गिवन लिख लो। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड मतलब v इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है ना। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, r कितना दिया है 2 मीटर। वापस वही फॉर्मूला यूज करना है, एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय r। इसका मतलब a इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 7.5 है ना। 2 7 ज़ा 14, एक 10 रहेगा तो 0.5 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 7.5 इंटू 15 करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 5 एंड ये 112.5 आएगा। एक लेट मी चेक द आंसर, यस 112.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ना बच्चों आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सवाल था ये तो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम राउंड्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 250 मीटर। देखो एक कार है, गिवन कार है जो कि जिसका मास देके रखा है 1500 किलोग्राम और रेडियस कितनी दी है 250 मीटर, आर कितना दिया है 250 मीटर। ओके, एट 90 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब इसका स्पीड देख के रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर्स को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 90 इंटू किलोमीटर का मीटर में होता है 1000 मीटर एंड आवर्स का सेकेंड में, एक मिनट में एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 एंड एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं 60, तो ये कितना होगा 60 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स बनेंगे, मतलब 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। तो मैंने आर को एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड, तो मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इसको अभी यूनिट लग जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस जीरो कैंसल, दिस जीरो कैंसल, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 18 ज़ा 36। 2 से ही डिवाइड करना है, दो एक नंबर ऐसा फाइंड करना जो दोनों को डिवीजन चाहे, तो 2। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और आगे सॉल्व कर सकते, देखो 18 5 ज़ा कितना होता है 90 और 5 5 ज़ा 25, तो v इज इक्वल टू मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड है ना। ये मुझे मिला वेलोसिटी, स्पीड मतलब। अब मुझे निकालना क्या है, सेंटीपिटल फोर्स निकालना है। तो जिसमें v अवेलेबल है, जिसमें r अवेलेबल है, जिसमें m अवेलेबल है, ऐसा फॉर्मूला कौन सा है सेंटीपिटल फोर्स का, सब लोग बोलेंगे साथ में। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है जिसमें v अवेलेबल है, r अवेलेबल है, m अवेलेबल है। सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो इसमें m की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1500, v स्क्वायर पुट कर दो, v स्क्वायर कितना है 25, तो 25 इंटू 25 आएगा एंड डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है 250। तो बच्चों ये एक जीरो कैंसिल होगा, 25 1 ज़ा 25 बनेगा, मतलब 25 कैंसिल और f इज इक्वल टू बनेगा 150
इंटू 25, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 25 0 मल्टीप्लिकेशन 3750, 3000। बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ना आपको, या वो भी पढ़ा दूँ? कमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी पढ़ा दूंगी आपको। मल्टीप्लिकेशन का एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, है ना। तो ये है हमारा फोर्स, उतना तो आता है मैम। F इज इक्वल टू 3750 न्यूटन, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला, सेंटीपिटल फोर्स आएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और आ गया आज का हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैंने बोला आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t के ऊपर एक क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नीट का, वो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो नीट 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या था, 2 particles A and B are moving in a uniform circular motion in a concentric circle of radii RA and RB। दो पार्टिकल है A and B जो सर्कल में मूव कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं, और जिसका रेडियस कितना है RA एंड RB, इतना रेडियस है, विथ स्पीड VA एंड VB के स्पीड से चल रहे हैं। दैट टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम। मतलब देखो एक पार्टिकल है जो A एंड B, ये पार्टिकल दोनों सर्कल परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका रेडियस कितना है RA, इसका रेडियस कितना है RB, ये कितने स्पीड से चल रहा है VA, ये कितने स्पीड से चल रहा है VB, ये VA के स्पीड से, ये VB के स्पीड से। इसका टाइम पीरियड है, मान लेते हैं TA, इसका टाइम पीरियड है TB। ओके, इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा A, ऐसे मान के चलते, इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा B, और हमें उन्होंने पूछा है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ A टू द एंगुलर स्पीड ऑफ B निकालो। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओमेगा A डिवाइड बाय ओमेगा B इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया था। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, है ना। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन करके रखो, स्टार करके रखो, 2 3 4 स्टार लगा दो इसको, और इसको मार्जिन में लिखा करो हमेशा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर मैं ओमेगा A ले लूँ तो ये बनेगा 2π/TA, है ना, और अगर मैं ओमेगा B ले लूँ तो ये बनेगा 2π/TB, है ना। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, TA इज इक्वल टू TB है, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, TA इज इक्वल टू TB। इसका मतलब इनका रेशो में ले लेती हूँ, ओमेगा A डिवाइड बाय ओमेगा B इज इक्वल टू 2π/TA डिवाइड बाय 2π/TB की जगह पे मैं TA लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ। तो 2π कैंसिल, TA कैंसिल, बचता है 1, इसका मतलब 1/1, तो हमें फॉर्मूला मिलता है 1:1, जो कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, नीट 2019 का सवाल, और इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पे पूछा गया था, है ना। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे सवाल लेके आएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तो बहुत सारे सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने ही वाली हूँ, लेकिन आप लोग है ना खुद भी जब चैप्टर ख़त्म होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस की तैयारी करते चलो, क्योंकि जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका एंट्रेंस का भी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन होगा कि नहीं, होता है बच्चों। अगर पढ़ाई की हमें अगर खुद को बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, खुद को करना ही है, आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, तो सक्सेस ज़रूर मिलती है बच्चों। हर एक चीज़ को है ना दिल से चाहो कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ में, लेकिन मुझे करना है। जब आप ऐसे कोई चीज़ को ठान लेते हो ना, तो वो चीज़ अपने आप चल के आपके पास आती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस है ना हार्डवर्क करना मत छोड़ो, हार्डवर्क करते रहो, बस उस चीज़ को पाने की है ना पूरी कोशिश करो, आपको ज़रूर मिलेगी। आया समझ में? तो बच्चों मुझे लगता है आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इसका बहुत छोटा सा टॉपिक बाकी है, कॉनिकल पेंडुलम, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। और उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये पूरा
चैप्टर ख़त्म होगा। उसके बाद है ना इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज भी, अभी हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद में इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट देने वाली हूँ, ताकि आपको एंट्रेंस में वो काम आएगी। उसकी लिस्ट आप लोग बना लो, एक नोटबुक बना लो उसके लिए स्पेशल, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लिख लो वहाँ पे, वो फॉर्मूले भी लर्न होते चलेंगे और आपका टॉपिक भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आज हमें यहीं पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके उतना, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।